हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस वी, केवीएस इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को विस्तृत व्याख्या के साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, आज की क्लास का आरंभ करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी मध्यावस्था या डी उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए, बाल विकास की कौन सी अवस्था है ऐसी जो भाषा सीखने के सबसे अच्छी होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। कौन सी होती है फ्रेंड्स? शैशवावस्था, जो आपकी 0 से 5 चलती है, ये आपकी शैशवावस्था जो है ये सबसे सर्वोत्तम काल होता है भाषा से अर्जन करने का बच्चे का। तो शैशवावस्था ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? ऑप्शन ए विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है, बी विकास संयोगों का परिणाम है, सी यह एक सतत प्रक्रिया है या डी यह पूर्व कथनीय है। तो देखिए, विकास में गलत पूछा आपसे। विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है भाई, सभी में अलग अलग तरीके से होता है। एक तो मतलब किसी में कम किसी में ज़्यादा, है ना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? विकास संयोगों का परिणाम है। ये नहीं है भाई, विकास संयोगों का परिणाम नहीं है। विकास आपका क्या नाम है, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा। बाकी सतत प्रक्रिया होती है और पूर्व कथनीय भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी पोस्ट औपचारिक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका जीन प्याजे महोदय से है। ठीक है, जो आपकी जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, उनसे पूछा गया है कि जो संरक्षण की सिद्धांत है, जो संरक्षण होता है वो बच्चों में किस अवस्था में होता है? तो वो होता है आपका मूर्त अवस्था में। कौन सी में होता है भाई? मूर्त अवस्था में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, बी प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, सी सकारात्मक पुनर्बलन या डी सीखने का हस्तांतरण। तो फ्रेंड्स, ये होगा आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, यानी कि ZPD जो बोलते हैं आप, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये आपका लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने दिया था। लेव वाइगोत्स्की जो आपके मनोवैज्ञानिक थे, उनका सिद्धांत है ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और इसके अंतर्गत स्कैफोल्डिंग का उदाहरण मिल जाता है आपको। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा में डैश डैश डैश। ऑप्शन ए सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, बी पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है, सी बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है या डी पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में जो होता है वो सीखने का स्वरूप बिल्कुल सामाजिक होता है। वो सामाजिक स्वरूप तरीके से सीखते हैं बच्चे, सामाजिक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? ऑप्शन ए बहुभाषावाद, बी एक भाषावाद, सी पाठ्यक्रम का मानकीकरण या डी मूल्यांकन का मानकीकरण। तो देखिए, यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो आपका बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, बी टर्मन, सी रॉस या डी बिने। तो देखिए, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय था वो किया था आपका टर्मन महोदय ने। किसने किया था? टर्मन ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य बचपन का समय, बी वयस्कावस्था, सी प्रारंभिक बचपन का समय या डी जन्म पूर्व का समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बचपन का समय। जो है आपका प्रारंभिक बचपन का समय होता है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए वैचारिक चिंतन, बी अवधारणात्मक चिंतन, सी कल्पनाशील चिंतन या डी सहचर्य चिंतन। तो देखिए, शब्दों की भाषा किसके लिए आवश्यक नहीं है? वो नहीं है आपका
कल्पनाशील चिंतन, जो आपका कल्पनाशील चिंतन होता है, इसके लिए शब्दों की भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सह शैक्षिक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक और शारीरिक विकास, बी मानव मूल्य, सी शैक्षिक विषय, या डी स्वस्थ व सफाई। तो देखिए सह शैक्षिक पूछा आपसे, तो जो आपके शैक्षिक विषय होते हैं वो इसमें नहीं आएंगे, भाई शैक्षिक विषय तो शैक्षिक में ही आएंगे। ये आपका सह शैक्षिक है, तो सह शैक्षिक मतलब शैक्षिक के साथ साथ जो भी क्रियाएं होती हैं, सामाजिक और शारीरिक विकास, मानव मूल्य, साफ सफाई, स्वास्थ्य, ये सभी सह शैक्षिक में आएंगे, लेकिन शैक्षिक विषय है इसके अंतर्गत नहीं होगा, तो इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल शाब्दिक रूप में, बी केवल दृश्य रूप में, सी केवल मौखिक रूप में, या डी बहुल रूप में। तो देखिए एक समावेशी कक्षा है, उसमें सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा है, अलग अलग विभिन्नता वाले बच्चे बैठे हैं, अलग अलग क्षमता वाले बच्चे बैठे हैं, तो उनको बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सभी को समझ आना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मकता की विशेषता है? ऑप्शन ए मौलिकता, बी प्रभावशीलता, सी लचीलापन, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए सृजनात्मकता जो होती है इसकी विशेषता क्या है? इसकी सभी विशेषताएं होती हैं, मौलिकता भी होती है, इसमें प्रभावशीलता भी होती है, लचीलापन भी होता है, तो ये सभी के सभी विशेषताएं होती हैं इसकी, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं? ऑप्शन ए उन्हें दंड देकर, बी झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, सी सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, या डी सच बोलने वाले बच्चे को पारितोषिक देकर। तो देखिए कोई बच्चे आप झूठ बोलते हैं तो उनको आप कैसे सुधारेंगे उनकी आदतों को? तो देखिए जो आपकी क्लास में बच्चे सच बोलते हैं उनको पुरस्कार दे करके, उनके सामने उनको प्रशंसा करके, पुरस्कार दे के, ताली वाली पटवा करवा करके, तो उनको क्या बोलते हैं उससे जो बच्चा झूठ बोलता है उसको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तभी समाज में प्रशंसा होती है, पुरस्कार मिलता है, तो बच्चों की आदत सुधर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है? ऑप्शन ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी संवेग, या डी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अस्थायी नहीं, स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए विद्यार्थी की अभिरुचि, बी विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, सी विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करेगा? तो ये सभी के सभी कारक प्रभावित करेंगे अधिगम को। कैसे क्या करेंगे भाई? सभी के सभी। विद्यार्थी की रुचि जरूरी है, सामवेगिक स्वास्थ्य जरूरी है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ये भी जरूरी है, तो सभी के सभी उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, गैने निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम का श्रेणी क्रम, बी अधिगम के सिद्धांत, सी अधिगम का मूल्यांकन, या डी अधिगम का प्रबंध। तो देखिए गैने जो है वो आपका अधिगम का श्रेणी क्रम का सिद्धांत जो है उससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए राइट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारे थॉर्नडाइक महोदय जो हैं उन्होंने मुख्य नियम 3 दिए हैं सीखने के, तो उसी में से पूछा है वो कौन सा नियम है जो पुरस्कार और दंड के महत्व को दर्शाता है? तो वो है प्रभाव का नियम, क्योंकि पुरस्कार और दंड से उस पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रभाव का नियम कहलाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए जॉन एफ हर्बर्ट, बी एच सी मॉरिसन, सी फ्लैंड्रस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्मृति स्तर का जो शिक्षण प्रतिमान है उसके प्रतिपादक हैं आपके जॉन एफ हर्बर्ट, यानी कि हर्बर्ट जो हैं वो स्मृति शिक्षण के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से पारस्परिक सहयोग इनमें अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए समूह, बी टीम, सी समाज, या डी कक्षा गृह।
देखिए सबसे पारस्परिक जो सहयोग है सबसे अधिक टीम में पाया जाता है, क्योंकि टीम है वो एक साथ मिलकर के काम करती है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो वहाँ पर सबसे अधिक पारस्परिक सहयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए प्रयास व भूल विधि, बी अनुकरण विधि, सी व्याख्यान विधि या डी खेल विधि। तो देखिए बच्चा प्राथमिक कक्षा का है, प्राइमरी लेवल का है, तो उसके लिए शिक्षण की विधि सबसे क्या होनी चाहिए बेस्ट, खेल विधि। क्या होनी चाहिए, प्ले वे, प्ले वे बोल देते हैं इंग्लिश में, प्ले वे मेथड है ना, प्ले वे मेथड या खेल विधि जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।